अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हम एल्गोरिदम को एल्गोरिदम का एनालिसिस क्यों करते हैं, उसकी नीड क्या होती है, यानी उसका पर्पस क्या होता है कि एक एल्गोरिदम को एनालाइज क्यों किया जाता है। बेसिकली एल्गोरिदम को एनालाइज करने का मकसद कॉस्ट फाइंडिंग है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कितनी कॉस्ट लेता है। मींस कि उसका कॉस्ट में दो चीजें शामिल होती हैं, रनिंग टाइम एंड स्पेस। ठीक है, रनिंग टाइम एंड स्पेस, इन दोनों चीजों को हम कॉस्ट में कंसीडर करते हैं और एज ए होल इसको कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम कहते हैं। ये इसलिए मेजर की जाती हैं ताकि फाइंड आउट किया जाए कि कौन सा एल्गो कम से कम स्पेस लेता है या कौन सा एल्गो कम से कम टाइम कंज्यूम करता है। जो भी एल्गो कम से कम टाइम कंज्यूम करे या कम से कम स्पेस या दोनों चीजें कम से कम यूज करे, तो वो आपके पास बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी कंप्यूटेशन पावर कंप्यूटर की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम के साइज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा हमारा एल्गोरिदम का एनालाइज करना ज़रूरी है ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकें। अब एफिशिएंसी में वही दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें टाइम एंड स्पेस कंसीडर होते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गो। यानी कम्प्लेक्सिटी का दूसरा नाम परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि एक एल्गो की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा एल्गो बेहतर है और कौन सा एल्गो बेहतर नहीं है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन वर्स्ट केस में लेके जाता है और कौन सा सोल्यूशन एवरेज केस या बेस्ट केस में लेके जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम में जैसा कि अभी हमने बात की है कि दो चीज़ें शामिल होती हैं, टाइम एंड स्पेस। और कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का मकसद मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गो, एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करना है। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए टाइम एंड स्पेस को आप मेजर करते हैं और वहां से आप क्या जनरेट करते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, अब टाइम से क्या मुराद है? टाइम से मुराद ये है कि नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, नंबर ऑफ की ऑपरेशन। नंबर ऑफ की ऑपरेशन से मुराद ये है कि एक एल्गोरिदम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं उन सबको काउंट कर लिया जाए तो वो आपके नंबर ऑफ की ऑपरेशंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मेंशन है नंबर ऑफ कंपैरिजन। अगर आप ये कहते हैं कि एक एल्गोरिदम में 50 कंपैरिजन परफॉर्म किए गए हैं, तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसकी? बताओ भाई। सर जितनी टाइम तो चला है सर। जी, सर जितनी टाइम तो चला है। जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए हैं या जितने नंबर ऑफ जी सर। ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं उतना ही उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कंसीडर होगा। मतलब उसका जो काउंट वैल्यू होगी उतना ही वो टाइम कम्प्लेक्सिटी में फॉल करेगी। ठीक है, यानी यस आपके सर। पास अगर दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं तो दो ऑपरेशन के बिहाफ पर उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 होगी। इसी तरह अगर आप स्पेस को कंसीडर करें, जी, या जिसने क्वेश्चन करना हो ना वही अपना माइक ऑन करें, जिसका क्वेश्चन ना हो तो वो अपना माइक बंद रखे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पेस को किस तरह से मेजर किया जाता है। बेसिकली स्पेस एक एल्गोरिदम में जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसके लिए मेमोरी एक्वायर्ड होती है। तो मेमोरी जितनी भी एक्वायर्ड होती है या जितनी भी नीड होती है मेमोरी की, उसको अगर हम काउंट करें कि कितना वॉल्यूम या कितना मेमोरी यूज हुआ है तो उसको हम स्पेस में कंसिडर करते हैं। तो आजकल हमारे पास जो रियलिटी में स्पेस का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेमोरीज जो है जीबीज और टीबीज में है। ठीक है, लिहाजा हम स्पेस को कंसिडर नहीं करते, कम्प्लेक्सिटी के अंदर ज्यादा कंसिडर किसको करते हैं, टाइम टाइम को। को। तो टाइम को कंसीडर करते हैं, टाइम पे फोकस करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ की ऑपरेशंस हैं उसको आपने कंसीडर करना है एफिशिएंसी मेजरमेंट में।
और एफिशिएंसी के बिहाफ पर जो चीज मेजर की जाती है वो टाइम की, नंबर ऑफ की ऑपरेशंस मेजर की जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्सिटी। और कम्प्लेक्सिटी क्यों निकालते हैं हम? सर प्रोग्राम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सपोज करें कि एक एल्गोरिदम एम है, एक एल्गोरिदम एम है और उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट किया गया है एक फंक्शन के साथ एफ ऑफ एन। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम एम इज द फंक्शन एफ ऑफ एन। यानी कि एक एल्गोरिदम एम है और उसकी कम्प्लेक्सिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एम एफ से। ऑफ एन सर, जितनी एफ दफा ऑफ वो एन, चला है सर, जितनी दफा। एफ ऑफ एन, जी सर, जितनी दफा वो जो एग्जीक्यूट, कि जितने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताएगा, सर वो एग्जीक्यूट। एफ ऑफ एन आपको बताएगा कि इसमें रनिंग टाइम कितना है, या स्टोरेज स्पेस कितनी है, या दोनों कितने हैं। ठीक है, रनिंग टाइम और स्टोरेज स्पेस, या फिर रनिंग टाइम एंड स्पेस। ठीक है, और ये डिपेंड करता है इनपुट डाटा के ऊपर, यानी नंबर ऑफ इनपुट साइज, या यूं कह लें कि इनपुट डाटा का जितना साइज होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रनिंग टाइम है वो ज्यादा निकलता है या कम निकलता है, या स्पेस ज्यादा बनती है या कम बनती है। डिपेंड करता है किस पर? इनपुट डाटा पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा इसकी समझ लग गई है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, कि आपके पास एक एल्गोरिदम एम है और उसकी कम्प्लेक्सिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एफ ऑफ एन से सर। एफ ऑफ एन से। F of और N। एफ ऑफ एन में क्या मेजर किया जाता है, क्या शो होता है? सर उसकी टाइम और सर उसका जितनी देर और उसकी स्पेस, ये सर उसकी इनपुट पर डिपेंड करता टाइम और स्पेस, या दोनों? ठीक है, है। टाइम यस सर। और स्पेस, या दोनों। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक इंग्लिश स्टोरी दे दी जाए और जिसका नाम टेक्स्ट है, और आपको ये कहा जाए कि इस टेक्स्ट के अंदर से एक 3 लेटर वर्ड W को आपने फाइंड आउट करना है, 3 लेटर वर्ड W को आपने फाइंड आउट करना है, और वो 3 लेटर वर्ड कौन सा है? द, ये। ठीक है, तो इस W को आपने फाइंड आउट करना है, तो क्या ख्याल है टेक्स्ट के अंदर ये कहाँ पे प्लेस होता है मोस्टली? स्टार्ट में, मिड में, एंड में? सर स्टार्ट में सर। स्टार्ट में होगा सर। मोस्टली स्टार्ट पे होता है। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, अब द आपका सेकंड वर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें आप देखें द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गो, तो ये क्या है? फर्स्ट वर्ड है, ऐसे ही ना? तो स्टार्ट में यस ही आपको सर। मिल जी जाएगा। सर। यस सर। तो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होंगे या ज्यादा होंगे इस लफ्ज के लिए? कम होंगे सर। कम कम होंगे। हो गए। तो आपके नंबर ऑफ की ऑपरेशन कम हो गए। Yes, जी sir. सर। जब नंबर ऑफ की ऑपरेशन कम होंगे तो टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। कम होगा सर। कम होगा। तो एफ ऑफ एन क्या होगा? सर वो उसका कंपैरिजन 2 टाइम्स हुआ तो सर 2 होगा सर। तो स्मॉल होगा ना। यस सर। यस सर। स्मॉल होगा सर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास अल्फाबेट्स है A to Z, कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। 26। अगर मैं ये कहूं कि A को फाइंड करें या B को फाइंड करें तो कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे आपको? सर अगर ए को नंबर फाइंड देख करेंगे तो लेते हैं, सर सबसे पहले कंपैरिजन में मिल जाएगा। सबसे पहले में मिल जाएगा। B को यस सेकंड सर। कंपैरिजन। सर वो सेकंड कंपैरिजन में। तो यस सर। नंबर ऑफ आपके कंपैरिजन ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? सर कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं यस कि सर। Z को फाइंड आउट करें तो कितने कंपैरिजन करेंगे? सर फिर ये 26 कंपैरिजन होंगे। 26 कंपैरिजन, यानी जितना डाटा था उतने ही कंपैरिजन। आपने कंपैरिजन किए। तो उस सूरत में आपका एफ ऑफ एन क्या होगा? सर 26 होगा। लार्ज होगा सर। लार्ज होगा। मींस के Large जितना होगा, इनपुट होगा उतना ही आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़े।
हमने यही बात की थी ना, रनिंग टाइम और स्पेस डिपेंड कर रहे हैं इनपुट डाटा के साइज पर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास उसी स्टोरी के अंदर एक वर्ड जू को फाइंड आउट करना है, तो जू जो है जी से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो स्टोरी आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में है या कुछ लेटर उसमें लिखे हुए हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो जू कहाँ पे मिलेगा आपको, लास्ट में या स्टार्ट में? लास्ट स्टार्ट पे। में सर। लास्ट में मिलेगा। तो उस सूरत में आपके पास एफ ऑफ एन क्या होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा? लार्ज। यानी लार्ज होगा। उसके नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, ऐसे ना? यस सर। जी तो सर। इसी तरह से आपके पास कोई एल्गोरिदम कम टाइम लेता है और कोई एल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेता है। हमने कौन सा अडॉप्ट करना है, हमने कौन सा कम एल्गो वाला। अडॉप्ट करना है? हाँ सर स्मॉल वाला। बिल्कुल ठीक है, स्मॉल स्मॉल वाला। वाला हमें एल्गोरिदम चाहिए, यानी ऐसा एल्गो जिसकी कम्प्लेक्सिटी कम आए, यस सर। ऐसा एल्गो जिसकी जिसकी कम्प्लेक्सिटी कम्प्लेक्सिटी। कम आए। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जी, यस सर क्लियर है। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, जब आपके पास कंपैरिजन ज्यादा से ज्यादा आए, मसलन जितना इनपुट है उससे उतने कंपैरिजन आए या उससे भी ज्यादा आए, तो आपके पास कौन सा सिनेरियो होता है? वर्स्ट केस सर। वर्स्ट केस। मैक्सिमाइज। वर्स्ट केस होता है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एन की जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपका जो यस सर। एल्गो की कम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में फॉल करती है। क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे जी लेटर को हमने फाइंड आउट किया था अल्फाबेट में से, तो आपके पास जी जो है वो लास्ट पे होता है, तो इस तरह से आप उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है उसको हम कह सकते हैं वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है भाई। यस जी सर। सर। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी। अब जो एवरेज केस होती है उसमें मोस्टली हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्टैट पढ़ी है आप लोगों ने? जी सर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हम्म, है आइडिया? प्रोबेबिलिटी सर नंबर ऑफ अकरेंस होती है कि सर एक जी किसी भी नंबर ऑफ चांस की अकरेंस नंबर ऑफ नहीं होती, अकरेंस कितनी। चांसेस ऑफ अकरेंस होते हैं। यस सर। जी सर। चांसेस का। चांसेस ऑफ अकरेंस के किसी चीज के अक्कर होने में, किसी इवेंट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। यस और सर। यहाँ पे जब हम एवरेज केस की बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होती है। इक्वली लाइकली का पता है? जो पॉसिबल हो सर। नहीं, और कोई? मोहम्मद रिजवान नहीं बात करनी तो बंद करते हैं माइक यार। हाँ जी, इक्वली लाइकली क्या पता है? इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट के अक्कर होने के चांसेस इक्वल हों। एक इवेंट के अंदर हर चीज के अक्कर होने के चांसेस इक्वल हों। जैसे अगर आपके पास कॉइन है तो उसके फेस कितने होते हैं? दो फेस होते हैं सर, हेड एंड टेल। दो होते हैं। हेड और टेल। ठीक है, सर। हेड अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? जब आप कॉइन को थ्रो करते हैं हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार थ्रो सर करने एक बार आ सकता है। कितने चांसेस में से? सर दो चांसेस में से एक। यानी दो में से एक उसका चांस एक। है, यस ऐसे है सर। ना? यस सर। यानी 1 आउट ऑफ 2। और यस टेल सर। आने के चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2।
ठीक है, तो Yes, इक्वल नंबर ऑफ चांसेस इक्वल हो गए। यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास लूडो का दाना है जिसको हम डाई बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, यस सर। तो उसके ऊपर कितने फेस होते हैं? सर उसके बाद 6 फेस होते हैं, 1 to 6। 16 16 6 फिक्स होते हैं, 6 सर 6। 6 होते हैं ना, तो हर फेस के यस सर। ऊपर जी सर। नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं, ऐसे है ना? यस सर। एक यस फेस सर। पे 1 डॉट Yes, है, sir. दूसरे पे 2 डॉट है, तीसरे पे 3 डॉट है, चौथे पे 4 और पांचवें पे 5, यानी 5 डॉट है, और छठे पे 6 डॉट है, ऐसे है ना? यस सर। जी सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये नंबर ऑफ डॉट्स आपके सामने होते हैं, 6 डॉट्स है, 5 डॉट है, और कितने फेसेस हैं? 6। जब आप इस डाई को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, तो फिर क्या होता है? किसी भी फेस के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? सर 1/6। Equally, yes, sir. 1/6 इक्वली लाइकली है ना? 1/6। यस सर। Yes, इससे sir. जी आपको सर। इससे आपको ये भी अंदाजा होता है कि आपका डाटा यूनिक है। यस सर। जी सर। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब हर चीज के अक्कर होने के चांसेस इक्वल इक्वल है। हैं। Same, yes, sir. Equal. ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आप प्लेइंग कार्ड्स को देखें तो कितने कार्ड्स होते हैं? 64 होंगे सर। क्यों, ताश नहीं खेली कभी? No, sir. कभी नहीं खेली. नो सर, नो सर। अच्छा जी, इतने शरीफ हैं। सर 30 होंगे ये सही है तो। 52 होते हैं कार्ड्स, 52 यस कार्ड्स सर। होते हैं, यस और उसमें 13 एक कलर के कार्ड्स होते हैं, 13 दूसरे कलर के, और 13 तीसरे, और 13 चौथे कलर के होते हैं। और मतलब होते 2 कलर हैं, जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर वो 4 मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं। जैसे एक पे हार्ट बना होता है, डायमंड, एस, डायमंड है, हार्ट। एक क्लब है, एक स्पेड। ठीक है, 4 सिंबल्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। एस। यस। ठीक है, अगर किसी भी, अब अगर मैं ये बात करूं, एस एस ऑफ डायमंड अक्कर होने के कितने चांसेस हैं? सर इसमें ये 13 होते हैं सर, ये हम कहेंगे 13 से 13 1 आउट ऑफ 13 आएगा सर अगर हम निकालेंगे। आप चलते हुए आंसर दे रहे हैं? हाँ जी, बताएं, और कोई? बता सकता है और कोई? सर 13 आउट ऑफ सर 56 आएंगे सर, क्योंकि डायमंड के मैंने 13 है ना एस सर। का सर लफ्ज बोला है, एस का लफ्ज बोला है, इक्का। सर वो 4 होंगे। 4 होंगे, मैंने साथ यस सर, 4 आउट डायमंड का ऑफ। भी बोला है। यस सर। सर फिर वो होंगे सर एक। एक ही होगा ना, 1/52। यस सर। यस सर, वो एक 1/52, पत्ता होगा सर। यस सर। पूरे 52 पत्तों में 52 कार्ड्स में एस ऑफ एक ही है सर। स्पेड या डायमंड या यस सर। हार्ट एक ही पत्ता है, एक ही कार्ड है, यस सर। ऐसे है ना? यस सर। अगर मैं सिंपल एस कहूं तो उसके अक्कर फिर होने सर के 4 चांसेस होंगे। कितने? 4 सर। 4/52। 52। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट सिनेरियो में आप इक्वली लाइकली को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जितना भी इनपुट डाटा है, उस इनपुट डाटा के अंदर आपकी जो एवरेज वैल्यू आती है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या बनता है कि आपके पास जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, जो दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P2, यानी पहले एलिमेंट के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? P1, दूसरे एलिमेंट के अक्कर होने के चांसेस P2। इसी तरह से एन एन केथ एलिमेंट है तो उसके अक्कर होने के चांसेस PK है। ठीक है,
यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि आपके पास p की वैल्यू p1 की वैल्यू 1/n है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो p1 की वैल्यू क्या होगी? 1/n सर। 1/n। और p2 की वैल्यू क्या होगी? 2/n सर। क्यों? ओवर सर। नहीं, 1/n। इक्वली लाइकली देखो ना। यस सर। जी सर। भाई एक जैसी है ना, सब यस एलिमेंट सर। की यस सर। उत्तर जी होने सर। की, वो तो यस सर, मल्टीप्लाई जैसे होगा ना, ताश के पत्ते। दूसरा एलिमेंट यस सर, ठीक मल्टीप्लाई है। होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, नो क्लियर। सर। नो सर। नो सर। क्लियर सर। क्लियर है? यस जी सर। सर। चलें यस ठीक है, सर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यस सर, थैंक यू ओके सर। सर।